हेलो हाय सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सटाइल। तो मैं बीच बीच में होम मैनेजमेंट भी डालती रहती हूँ, क्योंकि जो है समय का कुछ भरोसा नहीं है, कब एग्ज़ाम हो जाए क्या हो जाए। तो इसलिए कि सोचती हूँ कि 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलूँगी तो सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि रिवीजन ही कर सकते हैं। अभी एकदम से शुरू से कर नहीं सकते। वो अलग सी बात है कि एग्ज़ाम लेट हो जाए तो दोबारा से जो है उसको रिवीजन करवा दिया जाए, वो अलग सी बात है। लेकिन अभी ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। तो क्या करना है कि हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। जैसे मैं अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। मैं डेली एनसीईआरटीज़ पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे नोट्स डालती रहती हूँ। तो वहाँ से क्या है कि आप उसको पढ़कर और इसके बाद आप क्विज़ में 3-4 दिन में करवा देती हूँ। आज मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ करवा दिया था। तो इससे क्या है कि हमारे एनसीईआरटीज़ भी क्लियर होते चल रही है और टेक्सटाइल भी क्लियर होते चल रहा है और होम मैनेजमेंट भी क्लियर होते चल रहा है। तो एक साथ मैंने कई चीज़ें आपको क्लियर कराने की कोशिश की है और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग एक साथ कई चीज़ें क्लियर करते हुए चलोगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है हमारे पास। ऐसा नहीं आप एक सब्जेक्ट से पढ़ के और जो है उसमें आप 1 महीने लगा दो फिर नेक्स्ट पढ़ो, ऐसा अब नहीं टाइम है। तो क्या करेंगे हम लोग 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे। तो ठीक है। तो कल हमने होम मैनेजमेंट पढ़ा था, आज हम टेक्सटाइल पढ़ेंगे। आज कल परसों हम 3 दिन टेक्सटाइल पढ़ेंगे। आज कौन सा डे है? आज है सैटरडे संडे एंड मंडे हम क्या करेंगे? टेक्सटाइल लेके चलेंगे। उसमें अगर हो सकता है तो होम मैनेजमेंट का एक आध वीडियो मैं डाल दूंगी। जैसे मान लो मंडे को एक होम मैनेजमेंट भी डाल दूंगी, एक टेक्सटाइल भी डाल दूंगी। और अब मैं कोशिश करूंगी कि हर स्थिति में 4 बजे तक नहीं तो 5 बजे तक आपके सारे वीडियोस अपलोड हो जाएं। उसके बाद आप लोग जहाँ कहीं भी कोचिंग किए हो वो कोचिंग आप लोग पढ़ो, उसको भी देखो, उसको भी सॉल्व करो क्वेश्चंस। यहाँ से जो आप पाते हो उसको भी देखो, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब कि अब आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा जो है प्रोग्रेस दो और ज़्यादा फोर्स दो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी तैयारियां करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से मंडे से संडे तक थोड़ा सा लेट रपेट हो जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग मुझे टाइम दीजिएगा। मंडे से आप लोग की तैयारियां बिल्कुल एकदम से टाइम से होगी। कोशिश करेंगे 5 बजे तक, हद 5 बजे तक हम जो भी वीडियोज़ मुझे डालनी हो उसको हम अपलोड कर दें। ओके चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। शुरू करेंगे भारत की परंपरागत कढ़ाई। मैं आपको बता दूं कि भारत की जो कढ़ाइयाँ हैं, बहुत सी कढ़ाइयाँ हैं, एक कढ़ाई नहीं है। तो कढ़ाइयाँ बहुत विस्तृत हैं, इसको हम एक वीडियोज़ में नहीं कर सकते, क्योंकि रिवीजन भी अगर करना हो तो भी एक वीडियोज़ में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको 2 दिन में या 3 दिन में इसको कंप्लीट करा दूँगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक वीडियो होम मैनेजमेंट का देते हुए चलूँगी, ताकि आप लोग को समय ना जो है ख़राब होने जैसा लगे, ऐसा कुछ फील ना हो कि समय ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर, तो भारत की परंपरागत कढ़ाई क्या है कि भारत प्राचीन काल से ही अपनी आकर्षक, अलौकिक सुंदरता और विशिष्ट कढ़ाइयों से प्रसिद्ध रहा है। भारत का जो सौंदर्य है वस्त्रों का, वो कढ़े हुए वस्त्रों से है। ये नहीं है आज का नया कुछ है कि आज नया ही आया और आज नए ही डिज़ाइन बनने लगे। ये मैंने प्रिंटिंग्स में भी बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि आज नया ही आया और कढ़ाई तुरंत शुरू होने लगी। आज नया ही आया कि तुरंत प्रिंटिंग शुरू होने लगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत दिन से होता आ रहा है। प्राचीन साक्ष्यों से ये साबित होता है कि जो है, जो कढ़ाइयाँ थी, जो नमूने थे, जो भी था, जैसे भी था, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि आज नया है। मुग़ल काल में भी कढ़ाई होती थी, फारसी कला में जो है उसमें चलता था, कढ़ाई होती थी, देखने को मिलता था। अकबर के शासन काल में कढ़ाई बहुत अधिक विकसित थी, यहाँ तक का अकबर खुद भी कढ़ा हुआ वस्त्र पहनता था। आप लोगों ने जोधा अकबर
सीरियल देखा होगा, उसमें देखा था कि जो अकबर कितना खूबसूरत कपड़ा पहनता था। और ये सही बात है, मुग़ल लोग जो होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, मुग़ल लोग जो होते थे शहंशाह होते थे। वो राजा नहीं होते थे, महाराजा नहीं होते थे, वो शहंशाह होते थे। तो जब मुग़ल शहंशाह होते थे, उनको कढ़ाई वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, चमकीली चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, कांच वगैरह लगा रहता था उसमें ज़्यादा पसंद रहती थी। तो अकबर इस कढ़ाई को, मतलब कढ़ाइयों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। आज भी अजंता अलोरा की गुफाओं में कढ़ाई की अलंकृत परिधान देखने को मिल जाते हैं। अब अजंता अलोरा तो एकदम नया तो है नहीं कि 2021 में बन के तैयार हो 2022 में हम घूमने चले गए, बहुत पुराना है। तो क्या हुआ कि इस तरह से बहुत विकसित कढ़ाइयाँ हैं, ये नई नहीं है कि आप नए समझ कर इसको सोचो। भारत की कढ़ाई कला विश्वविख्यात थी। वस्त्रों और परिधानों पर बहुमूल्य रत्नों, हीरे, जवाहरात, सोने, पन्ने सबसे कढ़ाई की जाती थी। इसको ऐसे कढ़ाई करके कर दिया जाता था, मालूम पड़ता था कि पूरा चांद, तारा और जो है चंद्रमा कपड़े पर उतार दिया गया है। इसलिए यूरोप और अन्य देश के वासी आते थे और यहाँ से कपड़ों को लेकर जाते थे। महिलाएं कपड़े काटती थी और उसको क्या करती थी, उस कपड़े को जो है यूरोपवासी खरीद के ले जाते थे। यहाँ तक का यूरोपवासी क्या किए, धीरे धीरे ये हमारे यहाँ से ही तमाम कढ़े हुए कपड़े, कढ़ाइयों का प्रचलन सब कुछ लेकर गए और अपने यहाँ इसका विकास किए। वो अलग सी बात है कि विदेशों में कढ़ाई वढ़ाई वाले ज़्यादा कपड़े पहने नहीं जाते। हमारे भारत में ही ऐसा है कि हम चटक मटक कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। ये मैंने आपको प्रिंटिंग वाले कपड़े चैप्टर में भी बताया था कि जितना भारत में जो है ये सारी चीज़ें पहनी जाती हैं, उतना विदेशों में नहीं पहनी जाती हैं। ठीक है। पहाड़ी लोग, स्त्री हो या पुरुष, कढ़ाई कला में बहुत निपुण थे। ये इस कार्य को अधिक रुचि से करते थे, धैर्य और उत्साह से करते थे। पहाड़ी महिलाएं कढ़ाई कला की कुशल कार्यकर्त्री थी, बहुत अच्छे से करती थी। मतलब उनका जो है कार्य करने में उनको बड़ा ही सुख मिलता था, चैन मिलता था। वो जो है इसको बहुत ज़्यादा कढ़ाई के काम को पसंद करती थी। पहाड़ी जातियों के मैदानी इलाकों में आ जाने से कढ़ाई कला का विशेष प्रचार प्रसार हुआ भी। विश्व में अनेक देशों के लोगों ने भारत के आगमन पर यहाँ की कढ़ाई कला काफ़ी विकसित की। ऐसा माना जाता है कि जो साहिल टाके होते हैं, जो है वो क्या कहते हैं, उसको चीनियों के द्वारा लाया गया। कच्छ, काठियावाड़, सिंध के जो वो हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख रखी हूँ, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि ऐसा माना जाता है कि साहिल टाके चीनियों के द्वारा भारत में लाए गए कच्छ, काठियावाड़ एवं सिंध की इंटरलेसिंग स्पेन से मिलती है और स्पेन वासियों तथा अरब वासियों के द्वारा भारत में लाई गई लाइन टाँके यूरोप के देश से यूरोप वासियों द्वारा लाए गए, जिसे पंजाबियों द्वारा विभिन्न भागों में परिवर्तित किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशों से भी आई, जैसे स्पेन से आया क्या कि जो है इंटरलेसिंग आ गई। इंटरलेसिंग मतलब समझ रहे हो, लेस के माध्यम से सुंदरता बढ़ाना। फिर साहिल टाके कहाँ से आ गए, चाइना से आ गए, चीनियों के द्वारा ले आए गए। तो ऐसे है कि कुछ चीज़ें बाहर से भी आई हैं भारत में। ठीक है, जब मैं आपको मेरा जो नया वाला चैनल जो मैंने आज शुरू किया है, एलटी के लिए मैंने उसको शुरू किया है, तो एलटी का वैकेंसी आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि उसका जो इसका तो तैयारी हो ही रहा है, इस पर आप इस पर देख सकते हो होम साइंस का। और तो मेरा सब्जेक्ट कोई है नहीं, मेरा होम साइंस सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट वाला मेरा जो है चैनल है जो मैंने बनाया है, उसका नाम है जीके विथ मास्टरनी जी। तो उससे आप क्या करोगे, आप जाकर जीके देखोगे। तो जब मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि मिर्चे मसाले ये कहाँ से आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने यहाँ, जैसे मिर्ची पुर्तगाल से आई, ये चीज़ मैं वहाँ पर बताऊंगी आपको। तो वो चैनल भी आप विज़िट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो उसी तरह से
हम लोग के यहाँ जो है तमाम चीज़ें जो है बाहर से भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है भारत में ही चीज़ें बनती थी, ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत सी चीज़ें बाहर से आई हैं। ठीक है, अब पंजाब की फुलकारी से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पंजाब की फुलकारी पढ़ेंगे। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि फुलकारी मतलब फूलों की, काम वाली कारी, फूल मतलब फूल, कारी मतलब कामदार। शब्दों से मिलकर पता चलता है कि फुलकारी का क्या मतलब होता है। पंजाबियों का महत्वपूर्ण परंपरागत कला कढ़ाई है। फुलकारी देश विदेश में प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर उस जो है जगहों पर फुलकारी बहुत अच्छे से किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में फुलकारी का काम किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में फुलकारी को बाग कहा जाता है। काम वही होता है, लेकिन क्या होता है उसको वहाँ पर फुलकारी नहीं बाग कहा जाता है। बाग फुलकारी का क्या है, विस्तृत रूप है। क्यों विस्तृत रूप है? क्योंकि एक फूल, एक कढ़ाई, एक गुच्छा बनाने का मतलब हो गया फुलकारी। लेकिन पूरे कपड़े पर जो है पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पूरे कपड़े पर फूलों से भर दिया जाए तो क्या हो गया, बाग हो गया। एक पेड़ को क्या बोलते हैं? एक पेड़ को बोलते हैं एक पेड़ है, मेरे पास एक पेड़ है। लेकिन अगर आपके पास में 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 पेड़ हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे पास आम की बाग है, मेरे पास कटहल का बाग है, मेरे पास जो है फूलों की बाग है। ठीक है, तो इसको इसलिए बाग बोलते हैं। ठीक है, फारसी में इसे गुलकारी कहते हैं। गुलकारी का अर्थ भी फूलों का काम है। सेंट्रल एशिया में लोग इसे पूर्वी पंजाब से आए तो उन्होंने इस कला का प्रचार किया। सेंट्रल एशिया से जब लोग पूर्वी पंजाब में आए तो उन्होंने इस कला का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, फुलकारी का काम पंजाबी लड़कियों और स्त्रियों के द्वारा बड़े उत्साह और उल्लास से किया जाता है। ठीक है, अब क्या है फुलकारी के प्रकार। अब फुलकारी के प्रकार क्या क्या हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फुलकारी का काम साधारण खद्दर के वस्त्र पर किया जाता है। इसमें ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किए जाते हैं, ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। तिरछी, आड़ी, चौकोर, त्रिकोण रेखाओं का उपयोग किया जाता है। रंग संयोजन बढ़िया होता है। रेशमी धागों को पट कहा जाता है। फुलकारी अत्यंत सौंदर्यमय एवं आकर्षण लगती है। इसे माँ अपनी पुत्री को शादी के अवसर पर देती है कि जो है ये एक शुभ वस्त्र माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये शुभ वस्त्र माना जाता है। फिर क्या है, फिर आएंगे हम लोग फुलकारी के प्रकार। फुलकारी के प्रकार कहाँ शुरू करेंगे, चोप से शुरू करेंगे। चोप लाल रंग के चद्दर का बना होता है, जिसे नानी अपने नातिन की शादी के शुभ अवसर पर उपहार के स्वरूप में देती है। यह सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागों से दोहरी टकाई होती है। ठीक है, यह कौन देता है, ये नानी अपने नतनी को देती है। चोप अत्यंत सुंदर और आकर्षण लगता है। इसे कहीं नजर ना लग जाए इस भय से चद्दर को चारों कोने पर छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं। यह बूटे काले रंग के रेशमी धागे से बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है सुभर। सुभर क्या है, यह शॉल भी चोप की तरह ही लाल रंग के शॉल के कपड़े पर बनी होती है। इसे माँ अपनी पुत्री के शादी पर शुभ अवसर पर देती है। इसे फेरा लेते समय बिटिया पहनती है। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा तिलपत्रा। तिलपत्रा यह एक ऐसा कपड़ा जो बहुत ही सस्ते जर्जर खद्दर पर बना होता है। जो जब कोई कामकाज होता है, शादी ब्याह होता है, उसके बाद जो है जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको मालिक अपना स्वामी जो होता है उनको कपड़ा दान देता है। फिर शीशेदार फुलकारी क्या है, शीशेदार फुलकारी मतलब होता है इस फुलकारी में नमूने के बीचों बीच शीशे का या अभ्रक का टुकड़ा लगा होता है। मैं आपकी ये फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखो, देखो ये देखो, यहाँ शीशा लगा हुआ है, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, यहाँ शीशा लगा हुआ है, यहाँ शीशा, यहाँ शीशा, यहाँ शीशा। तो ये क्या है, ये है शीशेदार फुलकारी। ठीक है, शीशेदार फुलकारी का काम मुख्य रूप से सिंध प्रांत में होता है। कढ़ाई के टाके में गुजरात एवं पंजाब की कढ़ाई का भी प्रभाव झलकता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर आएगा आपका
कच्छ की फुलकारी। कच्छ की फुलकारी काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। कच्छ प्रदेश में किए जाने वाले कारण इसका नाम फुलकारी पड़ा। इसका कच्छ में प्रयोग होता है इसलिए। इस वस्त्र में चारों ओर उत्कृष्ट नमूने बॉर्डर बने होते हैं। बीच में रिक्त स्थान में पशु पक्षी के चित्र बने होते हैं, फूल पत्ती के चित्र बने होते हैं, पत्तियां बनी होती हैं, हाथी मोर तोते आदि बने होते हैं। या प्रायः चेन स्टिच से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? चेन स्टिच से। स्टिच जरूर याद रखिएगा। किससे बनाई जाती है? कच्छ की फुलकारी चेन स्टिच से बनाई जाती है। ठीक है, चेन स्टिच। कच्छ की फुलकारी चेन स्टिच से बनाई जाती है। शीशे वाली कौन सी होती है? शीशे वाली कढ़ाई के टाके जो होते हैं ये कढ़ाई वाले टाके में की जाती है। ये वाली कढ़ाई की, ठीक है, ये कढ़ाई के टाके, ठीक है, कढ़ाई टाके। फिर क्या आएगा? फिर आपका आएगा नीलक। फिर आपका क्या आएगा? कच्छ की फुलकारी के बाद नीलक आएगा। कच्छ की फुलकारी, चलो ठीक है, हाँ ये ठीक है। फिर नीलक है। नीलक क्या है कि जब नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर जो है, नीलक का क्या मतलब होता है कि नीलक, मैं यहाँ पर लिखती हूँ नीलक, नीलक, ठीक है। नीलक का क्या मतलब होता है? यह नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर पीले तथा क्रिम्सन रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई किया जाता है, उसे नीलक कहा जाता है। कभी काले रंग के खद्दर पर फुलकारी की जाती है तो भी नीलक ही कहा जाता है, क्योंकि काला और नीला जो होता है वो क्या होता है? एक जैसे, प्लस मतलब बराबर लगता है, काला और नीला। तो उसमें क्या होता है? ये दोनों एक जैसे लगते हैं ना, काला और नीला। फिर क्या आएगा? फिर आपका आएगा बाग। क्या आएगा? घूंघट बाग। बाग आएगा पहले, घूंघट पहले बाग जान लो आप लोग, तब घूंघट जानो, ठीक है। पहले आएगा बाग। पंजाब ये है, ये है आपका, ये आपका है बाग, ठीक है, ये आपका बाग है। बाग पंजाब की फुलकारी की तरह ही वहाँ का बाग भी काफ़ी लोकप्रिय है। कहाँ का बाग कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में बाग कहा जाता है, लेकिन पंजाब में भी बाग कहा जाता है, कहीं कहीं कह दिया जाता है। तो वहाँ का बाग भी काफ़ी फेमस है। मैंने बाग के बारे में आपको बता दिया। फुलकारी की तरह, परंतु फुलकारी एवं बाग में खास अंतर है। इसमें कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर होती है। बाग में कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर होती है, फुलकारी में कढ़ाई कहीं कहीं होती है, ठीक है, पूरे कपड़े पर कहीं कहीं होती है। दो रंगों से बनता है, सुनहरा पीला, नारंगी पीला, हरा नारंगी। इसी तरह से दो कॉन्ट्रास्ट कलर जो है, दो कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, उनसे मिला के बनाया जाता है फुलकारी, वो बाग, ठीक है। कलाकार अपनी जादुई अंगुलियों से इसके नमूने को तैयार करता है। अब बाग में क्या क्या आते हैं? बाग में आता है घूंघट बाग। घूंघट बाग यह 3 कोनों वाला तिकोना लाल रंग का शॉल होता है, जिसमें सुनहरे पीले और चटक रंग से सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। यह दुल्हन को उड़ाया जाता है। शुभ अवसर, मतलब क्या बोलना भाई, शुभ अवसर, दुल्हन बनी है तो शुभ अवसर ही है, तो इसको दुल्हन को उड़ाया जाता है, इसको बोलते हैं घूंघट बाग। फिर क्या आता है? फिर आता है वरीदा बाग। फिर क्या आता है? फिर आएगा वरीदा बाग। वरीदा बाग, फिर वरीदा बाग आएगा। वरीदा बाग में क्या है? यह भी लाल रंग की शॉल पर बना होता है। इसे विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दुल्हन को उपहार आता है, ठीक है। फिर आएगा भवन बाग। भवन बाग क्या है? भवन बाग है, इसमें 52 ज्यामितीय आकृति बनती है। भवन बाग में, भवन बाग में 52 ज्यामितीय आकृति बनती है, ठीक है। नमूने छोटे छोटे चौकोर काढ़े जाते हैं। प्रत्येक चौकोर के मध्य में रंग बिरंगे चटकीले धागों से सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। फिर क्या आता है? रेशमी शीशा बाग। रेशमी शीशा बाग क्या होता है? तो रेशमी शीशा बाग क्या होता है कि
इस प्रकार की कढ़ाई में सफ़ेद रंग के रेशमी धागे से गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर कढ़ाई की जाती है। ठीक है। सतरंगी बाग क्या होता है? जब बाग 7 रंगों के धागों से बना होता है तो सतरंगी बाग होता है। धूप छांव बाग, इस प्रकार के बाग कढ़ाई में धूप छांव का प्रभाव डाला जाता है। हल्का गाढ़ा धागा जैसे शेड टाइप का होता है कि ग्रीन लिया, ग्रीन से हल्का 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 करते चला गया, या हल्का येलो लिया, डार्क 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 करते चला गया। फिर क्या है? चांद रानी बाग, जब गहरे रंग के पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के धागे से कढ़ाई होती है तो उसको चांद रानी बाग कहते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा बेलन बाग। बेलन बाग क्या होता है? बेलन बाग का नाम ही चकला बेलन से पड़ा है। ठीक है। बेलन बाग का नाम क्या पड़ा है? चकला बेलन से पड़ा है। जैसे कि चकला बेलन होता है उसी तरह से बेलन बाग भी होता है। ठीक है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख कर बताती हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं की है वो चीज़ें मैं लिख कर बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। क्या आता है? चकला बेलन बाग, बेलन बाग, बेलन बाग। बहुत पतला हो गया है, मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। ठीक है। बेलन बाग, हाँ, बेलन बाग का नाम ही चकला बेलन की तरह पड़ा। इसमें वस्त्रों पर चकला बेलन के नमूने काढ़े जाते हैं। ठीक है। किस पर? बेलन बाग पर। दूसरा क्या है? सूरजमुखी बाग। अब सूरजमुखी बाग क्या होता है? ठीक है। सूरजमुखी बाग। ठीक है। सूरजमुखी बाग क्या होता है? सूरजमुखी बाग जो होता है इस पे सूरजमुखी के फूलों का चित्रण किया जाता है। नमूने भूमतीय होते, भूमतीय मतलब कि उस पर पृष्ठभूमि पर ही बने होते, कपड़े पर ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल लगता है सूरजमुखी की तरह लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। चतुर्भुज, भुज एवं समकोण चतुर्भुज के अंतर्गत ये बनाए जाते हैं। ठीक है। पूर्वी पंजाब में सूरजमुखी बाग का बहुत अच्छा चलन है, चयनित इसको किया जाता है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बाग की कढ़ाई के लिए कलाकार जिस स्रोत के नमूने का चयन करता है उसी के आधार पर नाम रख देता है। ठीक है। शालीमार, ककड़ी बाग, खीरा बाग, बैगन बाग, कद्दू बाग, धनिया बाग, जितने तरह की कढ़ाई करो उसी के बाग लिख दो। तावा बाग, चौका बाग, बेलन बाग, मार बाग, पीठ बाग, लड़की बाग, औरत बाग, आदमी बाग, पुरुष बाग, महिला बाग, कोई भी बाग लिख दो। लड़कियों का ढेर सारा जो है चित्र बना दो तो लड़की बाग हो गया, पुरुष का ढेर सारा चित्र बना दो पुरुष बाग हो गया, बच्चे का ढेर सारा चित्र बना दो बच्चे बाग हो गया। तो जिस तरह की आकृति को उसमें डाल दिया जाता है उसी तरह की आकृति को बाग बोल दिया जाता है। ठीक है। रंगों के आधार पर नमूने का नामकरण कैसे किया जाता है? 2 रंगा 2 रंग से, 5 रंगा 5 रंग से, 7 रंगा 7 रंग से, 9 रंगा 9 रंग से, इसी तरह से ये कलर और नाम इससे अपने से जोड़ लेते हैं। मुगल काल के प्रभाव में दृष्टिगोचर था, मतलब मुगल काल में काफ़ी प्रभावशाली था। ठीक है। फुलकारी, तो ये था फुलकारी, और फुलकारी काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने इसको अलग से लिया। और फिर इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा ये इतना लंबा नहीं जाएगा, ये छोटा जाएगा, यानी कि 2 वीडियो में कढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। मतलब आज का छोड़ दीजिए, कल परसों में कढ़ाई आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जो आपको समस्या परेशानी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो मेरा दूसरा चैनल है उसका क्या नाम है? जीके विथ मास्टरनी जी, उस पर आप जाइएगा। एलटी के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है, मैं करवा रही हूँ, वहाँ पर आप जाकर तैयारी कीजिएगा। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको एलटी में सफलता ज़रूर प्रदान करेगा। ठीक है। आगे बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।